हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, क्लास 12th के बायोलॉजी का कोर्स चल रहा है और मैं अध्याय 6 पढ़ा रहा हूं। अध्याय 6 का मैंने 6 वीडियो पहले ही बना दिया है और आपने अगर वो सब वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा या फिर नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो आप जानते होंगे इस चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार यानी मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोज में डीएनए की संरचना कैसी होती है, उसका मॉडल क्या है, वाटसन और क्रिक ने जो बताया था उसका मॉडल वो कैसे है, और फिर आरएनए वर्ल्ड क्या होता है, डीएनए की बनावट कैसी होती है, सारा कुछ बताया है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप डीएनए वाला वीडियो जरूर देख करके आए, डीएनए और आरएनए वाला, तभी आपको ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं डीएनए का प्रतिकरण या द्विगुणन यानी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने पहले से कहीं और से पढ़ा है तब भी ठीक है। मैं चाहूंगा अगर आपने पढ़ा है तो एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रश्न है, आपको पता है कि जो डीएनए होता है वह द्विलरीय संरचना होती है, यानी इसमें डबल स्ट्रैंड होता है, 2 स्ट्रैंड होता है। तो इन दोनों स्ट्रैंडों के बीच में यानी इन दोनों धागों के बीच की दूरी कितनी होती है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आप चाहें तो मेरा वीडियो देखें या आप कहीं से पढ़ें, तब भी आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा ताकि मैं जान सकूं कि आपने पढ़ा है कि नहीं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम जानने वाले हैं डीएनए का प्रतिकरण कैसे होता है यानी द्विगुणन कैसे होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि द्विगुणन का मतलब क्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर में डीएनए होता है। अब देखिए, डीएनए तो लिमिटेड लिमिटेड है, वो हमेशा बनता है, नया कैसे बनेगा, या माता पिता से जब उसके बच्चे में डीएनए जाता है तो वो कैसे जाता है। तो देखिए, एक डीएनए से ही दूसरा डीएनए बनता है, और वह कैसे बनता है यही हम जानने वाले हैं आज। तो देखिए, मान लीजिए कि एक हमारे पास ये डीएनए है, ये जैसे ये डीएनए है, इससे एक और डीएनए बन जाएगा, एक और डीएनए बन जाएगा। इसी को कहते हैं डीएनए का द्विगुणन या फिर प्रतिकरण, मतलब उसका ही एक कॉपी बन जाना। ठीक है, जो हमारे पास पहले डीएनए है उसी का एक और कॉपी बन जाए तो उसे हम लोग कहेंगे द्विगुणन या फिर प्रतिकरण। अब जानते हैं यह होता कैसे है। तो देखिए, डीएनए के प्रतिकरण करने संबंधी कई सारे मत हैं, जिसमें से 3 फेमस हैं और उसमें से ही एक ही सर्वमान्य है। तो चलिए बारी बारी से तीनों मत को पहले जानते हैं। 3 थ्योरियां हैं, उन तीनों थ्योरीज को जानते हैं और फिर समझते हैं तीनों का मतलब। तो देखिए, डीएनए का प्रतिकरण से संबंधित 3 फेमस थ्योरी है, बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले है विक्षेपक मत। विक्षेपक मत यानी जिसे हम कहते हैं डिस्पर्सिव थ्योरी। डिस्पर्सिव थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहता है कि जो डीएनए होता है, ये देखिए ये डीएनए है, यहां से ऐसे फैला हुआ है। जो डीएनए होता है वो कई स्थानों से ऑटोमेटिक टूट जाता है और टूटने के बाद प्रत्येक खंडों का द्विगुणन होता है और बाद में वही खंड आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे डीएनए की एक कॉपी बन जाती है। ध्यान से सुनिए और फिर मैं आपको फिगर के माध्यम से बताता हूं। ये क्या कहता है कि जो डीएनए का है, डीएनए है, वह डीएनए कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है, मतलब एक छोटा छोटा टुकड़ा में कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है और उसके बाद ये सभी टुकड़ों का द्विगुणन होता है। उसके बाद ये सभी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिससे नया डीएनए हमें प्राप्त होता है। फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए इस थ्योरी के अनुसार ये एक डीएनए है, ठीक है। तो इस थ्योरी के अनुसार यह कई जगहों से टूट जाएगा, जैसे मान लीजिए यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, ठीक है, यहां से टूट गया, मतलब कई जगहों से टूट गया। टूटने के बाद इसकी एक कॉपी बन जाएगी, यानी ये टूटा है तो एक कॉपी इसकी बन जाएगी, फिर इसकी एक कॉपी बन जाएगी, फिर इसकी एक कॉपी बन जाएगी, यानी इसका द्विगुणन हो जाएगा अलग अलग। और बाद में क्या होगा, ये सभी टुकड़े एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो ये एक डीएनए हमारे पास था और इसका एक दूसरा क्या हो गया, कॉपी बन गया, यानी इसका क्या होगा, प्रतिकरण हो गया, या फिर कहें हम द्विगुणन हो गया। द्विगुणन कैसे हो गया, तो एक था डीएनए अब 2 हो गया, तो ये द्विगुणन हो गया। तो ये था पहला मत, जिसे हम लोग कहते हैं विक्षेपक मत यानी डिस्पर्सिव थ्योरी। इसमें क्या होता है कि इस थ्योरी के अनुसार डीएनए अलग अलग टुकड़ों में टूट जाते हैं और टूटने के बाद सबका द्विगुणन होता है, जिसके बाद वे सब जुड़ जाते हैं, जिससे एक और दूसरा डीएनए बन जाता है, ठीक है। अब चलिए जानते हैं दूसरा मत क्या कहता है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो उसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके।
चलिए, जो दूसरा मत है, ये दूसरा है संरक्षी मत। संरक्षी मत यानी जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव थ्योरी। कंजर्वेटिव थ्योरी, देखिए इस मत का कहना है, इस मत के अनुसार, यानी ये जो कंजर्वेटिव थ्योरी है इसके अनुसार क्या होता है, फिर मैं फिगर के माध्यम से आपको बताता हूं। पहले आप समझ लीजिए, यह मत कहता है, देखिए नाम ही है कंजर्वेटिव यानी संरक्षी मत, यानी इसका कहना है कि इसमें से जो दोनों स्ट्रेन है, दोनों धागे हैं, कोई टूटता उठता नहीं है। ठीक है, पहले वाले में क्या था कि टूट जाता है, लेकिन ये मानता है इस थ्योरी के अनुसार कि कोई टूटता वगैरह नहीं है, कहीं डीएनए कुछ नहीं टूटता है। बस होता क्या है कि ये जो डीएनए है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं, इसमें नाइट्रोजनी बेस रहता है। बस ये जो डीएनए है इसका एटोमेटिक कॉपी बन जाता है, ऐसे एक दूसरा डीएनए एटोमेटिक इसका बन जाता है। इसमें ये ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताता। बस इस संरक्षी मत का कहना है कि इस जो डीएनए होता है इसके दोनों धागे सुरक्षित रहते हैं, ये डीएनए कहीं से टूटता नहीं है। बस पहले वाला जो डीएनए है सेम वैसा ही एक और डीएनए बन जाता है। ठीक है, बस ये इतना सा है। इसके बाद है तीसरा, चलिए मैं तीसरा यही बताता हूं। तीसरा है अर्ध संरक्षी मत। अर्ध संरक्षी मत जिसको कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी। अब देखिए यहाँ पे संरक्षी का मतलब था कहीं टूटता नहीं है, दोनों स्ट्रेन सुरक्षित रहते हैं, कोई बदलाव नहीं होता है। सेम यहाँ पे अर्ध संरक्षी का मतलब क्या है, आधा सुरक्षित रहता है और आधा टूटता है। कैसे, वास्तव में आधा टूटता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अर्ध संरक्षी का मतलब क्या है कि आधा नया रहता है, आधा पुराना रहता है, या ऐसे कहें कि आधा पुराना वाला रहता है और आधा नया बनता है। कैसे, इसको भी जानते हैं फिगर के माध्यम से, और इसी को हमें जानना है डिटेल में। अर्ध संरक्षी मत क्या कहता है कि अगर एक कोई डीएनए है, ये डीएनए है, तो क्या होता है कि एक स्थान से, ये देखिए डीएनए ऐसे बंधा हुआ रहता है, एक दूसरे से लपेटा हुआ रहता है, कुंडली में रहता है, कि एक किसी एक स्थान से क्या करता है, पूरा फैल जाता है। फैलने के बाद ये क्या होता है, फैल जाता है यानी खुल जाता है, और खुलने के बाद इसकी एक कॉपी बन जाती है। ये अब यहां से दो डीएनए बन जाता है। ठीक है, तो अर्ध संरक्षी मत में क्या होता है कि एक डीएनए का पुराना स्ट्रेन रहता है यानी पुराना धागा रहता है, और एक डीएनए का नया धागा रहता है, यानी एक पुराना वाला है, इसलिए उसे हम कहें अर्ध संरक्षी, क्योंकि आधा पुराना वाला है और आधा नया बनता है। इसी को हमें जाना है डिटेल में कि अर्ध संरक्षी मत क्या है, और फिर डीएनए का द्विगुणन किस प्रकार होता है, उसको सारा कुछ जानेंगे डिटेल में। और ध्यान दीजिएगा, ये तीनों जो मत हैं, इसमें से ये दो जो मत हैं वो सर्वमान्य नहीं है। सर्वमान्य सभी को, जो साइंटिस्ट हैं अब इसी को अर्ध संरक्षी मत को मानते हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, और इसी को माना जाता है कि इसी तरह से डीएनए का द्विगुणन होता है। ठीक है, तो अब जानेंगे कि जो अर्ध संरक्षी मत है उसके अनुसार जो डीएनए का द्विगुणन होता है वो कैसे होता है, उसको पूरा डिटेल में जानेंगे। इससे पहले मैं क्या करता हूं कि इसको थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर लेता हूं। तो चलिए अब जानते हैं कि जो डीएनए का प्रतिकरण है उसकी क्या क्रिया विधि है, वह कैसे किस प्रकार से होता है। इससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डीएनए बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए डीएनए है, और आपको पता है कि इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजनी बेस होते हैं। ठीक है, यानी नाइट्रोजनी क्षार होता है। कौन कौन से, तो 4 तरह के पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो ध्यान दीजिएगा, जो एडेनिन और थाइमिन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है यानी सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, और ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। ठीक है, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो पहले में आपको, जब मैं आपको बता रहा था कि डीएनए की प्रतिकृति कैसे होती है,
सॉरी, ये बता रहा था कि डीएनए का मॉडल क्या है उसका, किस प्रकार से उसकी संरचना होती है, डीएनए की संरचना किस तरह से होती है। तो उस समय मैंने आपको ये सारा कुछ बहुत ही डिटेल में बताया था, ठीक है। और जब ये पता लग गया था कि डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है, तो आपको पता है उसी समय वाटसन और क्रिक ने वाटसन एवं क्रिक ने वाटसन और क्रिक ने एक बयान दिया था डीएनए से प्रतिकृति से संबंधित, जो काफी इंपॉर्टेंट है यह, और ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा था कि विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद, अब देखिए विशिष्ट युग्मन यहाँ पे क्या है, तो विशिष्ट युग्मन है वही, यानी डीएनए का जो ये 2 स्ट्रैंड वाली संरचना है कैसे जुड़ा होता है। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं लिख देना चाहता हूँ कि आप क्या करें, इसको नोट कर सकें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद आनुवांशिक पदार्थ के नए रूप के निर्माण की प्रक्रिया तत्काल जा सकता था, ठीक है। तो जब डीएनए के ये संरचना के बारे में पता चल गया था, तो उन्होंने वाटसन और क्रिक ने क्या कहा था, ध्यान दीजिएगा 1953 में इनका बयान इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि विशिष्ट युग्मन की जानकारी के बाद आनुवांशिक पदार्थ के नए रूप, आनुवांशिक पदार्थ यानी वही डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ के नए रूप के निर्माण की प्रक्रियाओं, यानी कैसे निर्माण होता है के बारे में तत्काल प्रतिपादन करने से नहीं बचा जा सकता था। जैसे ही हमें जानकारी हो गई कि डीएनए की संरचना इस तरह से होती है, तो ज्यादा समय तक इंतजार नहीं किया जा सकता था कि जो डीएनए का द्विगुणन कैसे होता है, यानी नया डीएनए कैसे बनता है। और इसके बाद ही इन्होंने जोरों शोरों से काम किया, पूरा अध्ययन किया और डीएनए की द्विगुणन की पूरी क्रिया विधि प्रस्तुत की, जिसे हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, जो डीएनए का प्रतिकरण है यानी द्विगुणन है, यह 4 चरणों में पूरा होता है, ठीक है। जो डीएनए का प्रतिकरण है वो कितने चरणों में पूरा होता है, वो 4 चरणों में पूरा होता है, ठीक है। और वो चारों चरण आपको मैं बारी बारी से समझाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा निकालूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नोट कीजिएगा तो सबसे अच्छा है, और आप पढ़ने बैठे तो कॉपी कलम लेकर बैठे वो सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। तो पहला चरण है, 4 चरणों में होता है। पहला है प्रारंभन, जिसे हम कहते हैं इनिशिएशन, जिसे कहते हैं इनिशिएशन। जिसे कहते हैं इनिशिएशन, ठीक है। अब प्रारंभन क्या होता है ये समझिए। इसको मैं सभी को, जितने भी ये चारों स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए प्रारंभन क्या होता है, मान लीजिए कि ये हमारा डीएनए है, ठीक है। ऐसे में कोई सा भी रैंडम सा डीएनए बनाता है, ये डीएनए है। तो प्रारंभन का मतलब क्या है कि जो कहीं ये जो पूरा डीएनए है किसी एक विशेष स्थान होगा, ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए हो रही है, तो वायरस के लिए या फिर जीवाणु के लिए। वायरस या जीवाणु में क्या होता है, कोई एक स्थान होगा जहां से प्रतिकृति शुरू होगी, यानी जो प्रतिकरण है, द्विगुणन है, वो शुरू होगा। पूरे डीएनए में कोई एक ऐसा स्थान होगा जहां से
प्रतिकरण या फिर द्विगुणन या उसमें प्रतिकृति का है, तीनों सेम चीज है, या फिर रेप्लिकेशन का है। देखिए प्रतिकरण, द्विगुणन, प्रतिकृति और रेप्लिकेशन सेम चीज है, अलग अलग नाम है बस। तो प्रारंभन का मतलब क्या है कि पूरा डीएनए में कोई एक ऐसा स्थान होगा, मान लीजिए यही है या फिर यहाँ है, कहीं पे भी एक ऐसा स्थान हो सकता है जहां से द्विगुणन शुरू होगा। द्विगुणन शुरू होगा यानी वहां से एक नया डीएनए बनने की क्रिया शुरू होगी। बस प्रारंभन का इतना ही मतलब है, ठीक है। और प्रारंभन किसके कारण होता है? देखिए चारों स्टेप हैं, चारों जो 4 चरणों में होता है, चारों चरण में कोई ना कोई एंजाइम यूज होता है और उन एंजाइम का नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो एंजाइम का नाम आपको बताते चलता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रारंभन है इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो इसके लिए यूज होता है बहु एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बहु एंजाइम कॉम्प्लेक्स इसके लिए यूज होता है, ठीक है। जिसे हम कहेंगे मल्टीपल एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इंग्लिश में अगर कहना होगा तो, ठीक है। तो प्रारंभन का मतलब समझ गए कि डीएनए में कोई एक ऐसा स्थान होगा जहां से ये प्रतिकरण यानी रेप्लिकेशन शुरू होगा और इसके लिए बहु एंजाइम कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा किसी एक स्थान से किसमें शुरू होगा? तो वायरस या जीवाणु, जबकि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें ये प्रतिकरण यानी रेप्लिकेशन एक से अधिक स्थान से शुरू हो सकता है, यानी अनेकों स्थान से शुरू हो सकता है, ठीक है। जो छोटे जीव है यानी वायरस है, जीवाणु है, उनमें ये रेप्लिकेशन कितने जगह शुरू होगा? किसी एक जगह से। और उसके लिए कौन से एंजाइम यूज में आएंगे? तो बहु एंजाइम कॉम्प्लेक्स, यानी ये कुछ एंजाइमों का समूह है, इसलिए इसको बहु एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं या यूकैरियोटिक जीव हैं उनमें प्रतिकृति अनेकों स्थान से हो सकती है, एक दो कहीं से भी हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं दूसरा चरण कौन सा है? दूसरा चरण है कुंडली का खुलना। कुंडली का खुलना यानी अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स, ठीक है। अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स दूसरा चरण है, क्या है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले चरण में ये बताता है कि बहु एंजाइम की सहायता से डीएनए में कोई एक ऐसा स्थान होगा, डीएनए में कोई एक ऐसा स्थान होगा जहां से ये कुंडली खुलती है, यानी वहां से प्रतिकृति शुरू होती है, यानी रेप्लिकेशन शुरू होता है, वहां से नया डीएनए बनने का कार्य शुरू होता है। दूसरा है कुंडली का खुलना। अब मान लीजिए कि प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन का स्थान यहाँ पे है, यानी पहला प्रारंभन यहाँ से होता है, ठीक है। तो क्या होगा? दूसरे स्टेप के अनुसार, दूसरे चरण के अनुसार यहाँ से जो ये कुंडली है ये खुल जाएगी, ऐसे अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। ऐसे देखिए पहले एक साथ थी, एक में बंधा हुआ रहता है, ये डीएनए का है, ठीक है। एक साथ क्या होता है? बंधा हुआ रहता है। लेकिन पहले प्रारंभन का मतलब क्या है? ये सेम वैसे ही होगा ऊपर कहीं किस प्रारंभन का मतलब क्या है कि यहाँ से नया डीएनए बनने का कार्य शुरू होगा। दूसरा चरण बताता है कि कुंडली खुलेगी, कहाँ खुलेगी? जहां से प्रारंभन होगा वहीं से कुंडली खुलेगी, ठीक है। वहीं से कुंडली खुलेगी। अब खुलेगी तो एक अलग चली जाएगी, दूसरी अलग चली जाएगी। अब देखिए दोनों खुल गए और कुंडली खुलने के लिए भी एक विशेष एंजाइम यूज होगा, और वो कौन सा एंजाइम है? तो है हेलिकेज एंजाइम। ध्यान लीजिए कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज होता है? हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम और प्लस कुछ अन्य एंजाइम भी यूज होते हैं, सबको मिला करके कहते हैं टोपो आइसोमरेज, ठीक है। मेन क्या है? हेलिकेज एंजाइम यूज होता है। हेलिकेज एंजाइम के सहायता से जो कुंडली होती है, यानी ये जो दोनों एक दूसरे को बांधे हुए रहते हैं वो खुल जाते हैं। लेकिन हेलिकेज एंजाइम के अलावा भी कुछ अन्य एंजाइम यूज होते हैं, उन सभी को मिला करके कहते हैं टोपो आइसोमरेज, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप ये दूसरा स्टेप भी समझिए, दूसरा चरण जो है वो समझिए। तीसरा है प्राइमर का निर्माण। प्राइमर का निर्माण तीसरा चरण क्या है? प्राइमर का निर्माण, यानी जिसे कहेंगे हम फॉर्मेशन
और प्राइमर स्ट्रैंड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर स्ट्रैंड, यानी ये कुंडली तो खुल गई है, अब क्या होगा यहाँ पे प्राइमर स्ट्रैंड बनेगा। प्राइमर मतलब प्राथमिक, आपने देखा होगा घर में भी जब घर की पुताई होती है, निरंगाई होती है, तो घर पे पहले प्राइमर लगता है, उसके बाद पेंट लगता है, ठीक है। तो वैसे ही जब डीएनए बनता है ना, तो पहले प्राइमर बनता है, उसके बाद असली जो ओरिजिनल डीएनए है वो बनता है। कैसे? तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, फिर वो डीएनए संरचना में आप जानते हैं ये जो डीएनए संरचना है, एक तरफ अगर एडेनिन है तो दूसरी तरफ क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चलिए इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको पता है, मान लीजिए कि एक तरफ एडेनिन है तो दूसरी तरफ क्या, थाइमिन से जुड़ा रहता है, और अगर इधर थाइमिन है तो दूसरी तरफ एडेनिन से जुड़ा रहता है, यानी एडेनिन का पूरक थाइमिन होता है और थाइमिन का पूरक एडेनिन होता है। वैसे ही साइटोसिन है तो गवानीन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, यानी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा। उसी तरह दूसरी तरफ इधर ग्वानिन है तो दूसरी तरफ ये साइटोसिन से जुड़ा होगा और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो वही इसमें कुंडली का खुलना, यानी दूसरे चरण में क्या होता है, जो हेलिकेज एंजाइम होता है इन्हीं हाइड्रोजन बंधों को तोड़ देता है, जिसके कारण ये दोनों कुंडलियां फैल जाती हैं। फैलने के बाद क्या होगा, प्राइमर का निर्माण होगा, ठीक है। और प्राइमर का निर्माण करने के लिए एक एंजाइम जो होता है जिसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो प्राइमर का निर्माण किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो ये होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से क्या बनता है, ये जो प्राइमर बनता है वास्तव में यह आरएनए प्राइमर ही होता है। आरएनए का क्या होता है, प्राइमर होता है। प्राइमर मतलब क्या बताया मैंने कि पहले प्राइमर चढ़ेगा, उसके बाद पेंट होगा, उसी तरह पहले प्राइमर बनेगा, उसके बाद डीएनए बनेगा। और प्राइमर किसके सहायता से बनता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से। अब आपको पता है आरएनए, जब मैंने बताया था कि आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है, तो देखिए डीएनए में क्या होता है, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 4 होते हैं, कौन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये किस में होते हैं, डीएनए में होते हैं, ठीक है, डीएनए में होते हैं ये नाइट्रोजन बेस। जबकि आरएनए में कौन से होते हैं, आरएनए में कौन से होते हैं, तो आरएनए में भी एडेनिन होता है, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन होता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन के जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आरएनए प्राइमर बनेगा तो कैसे बनेगा, इसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका बॉन्ड टूटा हुआ था यह प्राइमर के रूप में फिर से बनेगा। जैसे यहाँ पे इधर ये स्ट्रेंथ देखिए खुल गया है पूरा, यानी जो कुंडली है वो खुल गई है। तो खुलने के बाद इसका तो जो नाइट्रोजन वाला बेस है, नाइट्रोजन क्षार है, वो तो यहीं पे रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए एडेनिन है और यहाँ पे थाइमिन है, ये ग्वानिन है, सॉरी साइटोसिन है, ये ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, ये किसी भी क्रम में हो सकता है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, इधर इसका ठीक उल्टा होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, थाइमिन होगा, यहाँ पे क्या होगा, एडेनिन, यहाँ पे ग्वानिन, ग्वानिन के उल्टा साइटोसिन, यहाँ मैंने ज़्यादा बना दिया था, चलिए साइटोसिन के उल्टा ग्वानिन, इधर एडेनिन, एडेनिन की जगह पे इधर यहाँ पे थाइमिन और ग्वानिन के जगह पे यहाँ पे साइटोसिन, ठीक है। और इनके बीच का जो बंध है वो टूट गया है। अब दोनों पे एक देखिए, आपको मैंने यही बताया था कि एक होता है यहाँ पे ये 3 डैश, ये 3 डैश है तो इधर जाके 5 डैश हो जाएगा, और ये 3 डैश है तो ठीक है। यानी डीएनए में जो दोनों स्ट्रेन होते हैं वो एक क्या होता है, एक 3 डैश से 5 डैश की ओर होता है और दूसरा 5 डैश से 3 डैश की ओर होता है। जैसे देखिए ये 3 डैश से 5 डैश की ओर है, या ऊपर से देखें तो ये 3 डैश से 5 डैश, दूसरा 5 डैश से 3 डैश की ओर है, यानी जो दोनों स्ट्रेन होते हैं वो प्रति समानांतर होते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि आप डीएनए का पूरा वो संरचना देख करके आइए, तब आप इस सभी चीज को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब जो आरएनए बनता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से आरएनए प्राइमर बनता है, तो वो क्या करता है कि इसका जो पूरक होता है, यानी इसका जो पूरक नाइट्रोजन क्षार है उसको लेकर आता है।
तो ग्वानिन का पूरक क्या होगा, आपको पता है साइटोसिन होगा, ठीक है। ग्वानिन का पूरक क्या है, साइटोसिन। एडेनिन का पूरक क्या होता है, थायमिन। लेकिन डीएनए में ना थायमिन होता है, एडेनिन का पूरक कौन सा होता है, थायमिन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एडेनिन का थायमिन होता है, किसमें, डीएनए में। लेकिन आरएनए में एडेनिन का पूरक होता है यूरेसिल। तो एडेनिन की जगह पे अब यहाँ पे थायमिन नहीं आकर के क्या जुड़ेगा, यूरेसिल जुड़ेगा। वैसे ही थायमिन की जगह पे यहाँ पे एडेनिन जुड़ेगा, साइटोसिन की जगह पे ग्वानिन जुड़ेगा। तो क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा आरएनए प्राइमर बन गया, ऐसे। अब इतना बनता है, ऐसे ही ये सब दोनों तरफ बन जाएगा। लेकिन यहाँ तक होता है केवल आरएनए प्राइमर बनने की बात है। अब डीएनए कैसे बनेगा, यानी चौथा जो चरण है, जो इम्पोर्टेंट है, चौथा चरण है नए स्ट्रैंड की लंबाई में वृद्धि। नए स्ट्रैंड स्ट्रैंड की लंबाई में वृद्धि, यानी elongation of new strand, ठीक है, elongation of new strand। अब देखिए ऊपर जगह नीचे जगह नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ, चलिए यहाँ पे हो जाएगा, यानी नए स्ट्रैंड की लंबाई में वृद्धि। कि नए स्ट्रैंड की लंबाई में वृद्धि कैसे होती है। तो अब क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज खत्म हो गया, आरएनए प्राइमर बन गया है। अब क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे देखिए 3 एंजाइम यूज हो चुके हैं, बहु एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब नए स्ट्रैंड की लंबाई में वृद्धि होती है, ये जो लंबाई है ये बढ़ेगा, ये बड़ा होते जाएगा और दोनों अलग अलग दो डीएनए बना लेगा। वो कैसे होगा, इसके लिए यूज होता है एंजाइम जिसे कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज, याद रखिएगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, जो आरएनए प्राइमर बना था, इस प्राइमर को हटा करके डीएनए में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब देखिए कैसे है, यहाँ पे जो ये ग्वानिन है, इसकी जगह पे साइटोसिन हो जाएगा, और एडेनिन की जगह पे क्या हो जाएगा, थायमिन। थायमिन की जगह पे ये थायमिन को उल्टा एडेनिन, ग्वानिन की जगह पे साइटोसिन, और साइटोसिन की जगह पे ग्वानिन, ये ऐसे, और ये सब डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से फिगर में ऊपर बनाता हूँ, थोड़ा सा 1 सेकंड वेट कीजिए, मैं फिर मिटा करके फिर आपको दिख। चलिए अब देखते हैं कि ये जो डीएनए की ये स्ट्रैंड की लंबाई में वृद्धि कैसे होती है। तो याद रखिएगा, हमेशा जो प्रतिकृतिकरण होता है वह 5' से 3' की ओर होता है। किधर, 5' से 3' की ओर। क्योंकि ये देखिए ये उल्टा है, ये कौन सा सिरा है, तो ये 5' से 3' वाला है, तो प्रतिकृति किसी होगी इसकी उल्टी, यानी 5' से 3' की ओर होगा। ठीक है, और एक स्ट्रैंड पर ये सतत होता है, दूसरे तरफ पे यह सतत नहीं होता है। ठीक है, कैसे होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हो गया, अब ध्यान रखिएगा 5' से 3' की ओर होना है। अब आपको पता है कैसे होगा, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर इसमें एडेनिन है तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे थायमिन आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे अगर थायमिन है तो इधर क्या आ जाएगा, एडेनिन आ जाएगा। काम करता हूँ मैं ऐसे बना लेता हूँ, इस तरह से मुझे बनाना आसान रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर एडेनिन होगा तो इस धागे पे क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा, और यहाँ पे थायमिन है तो इधर एडेनिन आ जाएगा। यहाँ पे साइटोसिन है तो इधर ग्वानिन आ जाएगा, इधर ग्वानिन है तो इधर साइटोसिन आ जाएगा। बस फर्क इतना है कि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच डबल बॉन्ड होगा, जबकि एडेनिन और थायमिन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, इस तरह से आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह देखिए एक इधर डीएनए बन गया। ठीक है, एक इधर डीएनए बन गया, और यह किसकी सहायता से बन रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फ्री होता है। तो देखिए एक तरफ तो यह लगातार बनते जा रहा है, वास्तव में क्या होता है कि जो एडेनिन है ना, यह अपने पूरक थायमिन को खींच कर लाता है और अपने साथ जोड़ लेता है। जो थायमिन है वो एडेनिन को अपने साथ जोड़ लेता है,
जो साइटोसिन है वो ग्वानिन को जोड़ लेता है, और ये सभी इसको मिलते कहाँ से हैं? ये सभी कोशिका से इसको मिल जाता है। अब दूसरी तरफ क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि हमेशा जो प्रतिकृति होती है वह 5' से 3' की ओर होती है, लेकिन यहाँ पे तो ये स्ट्रेन है, ये 5' की से 3' की ओर पहले से ही है, तो क्या होता है? ये दूसरी तरफ से शुरू होता है, यानी यहाँ से शुरू होगा, इधर से बनना शुरू होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थायमिन हो जाएगा, थायमिन है तो इधर एडेनिन हो जाएगा, साइटोसिन है तो इधर ग्वानिन हो जाएगा, और ग्वानिन है तो ये साइटोसिन हो जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रेन देखिए इधर से बनते गए, एक यहाँ से बन जाएगा, फिर दूसरा देखिएगा ऐसे, दूसरा भी ऐसे ही बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे साइटोसिन है तो इधर ग्वानिन हो जाएगा, यहाँ पे ग्वानिन है तो ये साइटोसिन, एडेनिन है तो थायमिन, और थायमिन है तो एडेनिन। इस तरह से दूसरा फ्रेगमेंट बन जाएगा, और तीसरा ऐसे ही एडेनिन है तो थायमिन, थायमिन है तो एडेनिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, ये तीसरा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। वास्तव में ऐसे ऐसे बनेगा, पहले ऊपर वाला फ्रेगमेंट बना, पहले ऊपर वाला फ्रेगमेंट बनाइए, उसके बाद ये बना, और उसके बाद ये बना। ऐसे देखने में लगता है कि ये जो प्रतिकृति हो रही है दूसरे स्टैंड पे, यह 5' से ये 3' से 5' की हो रही है। ये क्योंकि ये तो 3' हो गया इसका, और ये 5' हो गया, जबकि इसका ये 5' था और ये 3' था। देखने में ऐसा लग रहा है कि इधर से हो रही है, लेकिन वास्तव में ये जो प्रतिकृति होती है हमेशा 5' से 3' की ओर ही होती है, क्योंकि देखिए पहले ये बना, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये तो 5' से 3' की ओर हो ही गया, लेकिन हमें देखने में लगता है कि इस तरह से फ्रेगमेंट बन रहे हैं, और ये छोटे छोटे टुकड़े में बनते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बनते हैं, जिसकी खोज ओकाजाकी नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट इसको कहते हैं क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? ओकाजाकी नामक साइंटिस्ट ने की थी। और एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में 1000 से 2000 1000 से 2000 नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे केवल 4 बताया है, जबकि एक टुकड़े में कितने 1000 से 2000 नाइट्रोजन के बेस हो सकते हैं। यहाँ पे चूंकि 1000 से 2000 बनाना संभव नहीं है, इसलिए मैंने 3-4 ही बनाया है। आप समझ लीजिए कि एक टुकड़े में क्या होता है, 1000 से 2000 ये टुकड़े होते हैं, जिसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, लास्ट में लाइगेज एंजाइम की सहायता से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो एक डीएनए यहाँ बन गया और एक इधर बन गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से छोटे छोटे टुकड़े थे, लेकिन लाइगेज एंजाइम की सहायता से दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो 2 डीएनए बन गया। पहले एक डीएनए था, वहां से हमें 2 डीएनए प्राप्त हो गया, इसलिए कहते हैं डीएनए का द्विघुरण। अब मैं छोटा सा तुरंत आपको सारांश बता देता हूँ, यह जो डीएनए का द्विघुरण है वो कितने चरणों में होता है? तो 4 चरणों में होता है। ठीक है, चारों चरण आपने देख लिए, कौन कौन सा है? पहला है प्रारंभन, दूसरा है कुंडली का खोलना, तीसरा है प्राइमर का निर्माण, और चौथा है नए स्ट्रैंड की लंबाई में वृद्धि। चारों स्टेप में अलग अलग एंजाइम यूज होते हैं। सबसे पहले प्रारंभन में कौन सा एंजाइम होता है? कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो बहु एंजाइम यूज होता है, बहु एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और दूसरा स्टेप था कुंडली का खोलना, उसके लिए कौन सा एंजाइम होता है? तो हेलिकेज एंजाइम होता है, उसके साथ कुछ और एंजाइम होता है, जिनको सम्मिलित रूप से हम लोग टोको आइसोमरेज एंजाइम कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? प्राइमर का निर्माण होता है। प्राइमर के निर्माण के लिए कौन सा एंजाइम होता है? तो आरएनए पॉलीमरेज। फिर डीएनए की जो स्ट्रैंड होता है उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज में आता है, और लास्ट में जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होता है उसको जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम यूज में होता है। तो ये आपसे कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि डीएनए के प्रतिकरण में कौन कौन से एंजाइम उपयुक्त होते हैं, कौन कौन से एंजाइम का यूज होता है, तो आप यही 5 एंजाइम का नाम याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह डीएनए का प्रतिकरण अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।